नमस्कार, मैं शायना 100 वर्ष स्वर्ग में रहने का मार्ग दिखाने वाले कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्वस्थ और आनंद में जीवन कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। पर क्या ऐसा संभव है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके, यानी कि आपको छोटा मोटा कोई भी रोग ना हो? सोचिए। जी हाँ, ये सब संभव है और ये सब संभव कराने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य जी। ये वैद्य जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से हम आज के जीवन में भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। वैद्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका इस कायाकल्प के प्रोग्राम। वैद्य जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ, यानी कि आप सिर्फ एक नाड़ी भर देखकर कैसे बता देते हैं कि हमारे जो शरीर में कौन सा रोग पनप रहा है और वो रोग कितना पुराना है और हमें कैसे हुआ और कैसे उससे निजात पाना है? यह सब अनुभव पर आधारित है जी। आज हमें अपनी चिकित्सा में 30 वर्ष हो चुके हैं। देश विदेश में हम जाते हैं और आयुर्वेद में ही, क्योंकि हमने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की है वो आयुर्वेद की ही की है। BMS किया है, उसके पश्चात जो है जगह जगह घूम करके नाड़ी विज्ञान को सीखा। फिर रोग परीक्षण के द्वारा नाड़ी की गति को पहचानते हुए कि नाड़ी की गति जो है मंडूकवत है, सर्पवत है या हाथी की तरह से है, तो इस तरह से नाड़ी की गति देखते हुए रोगों का विचार किया जाता है। क्योंकि मुख्यतः शरीर में 3 रोग हैं, वात, पित्त और कफ। वायु के 80 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं, कफ के 20 रोग हैं। एकज, द्विदोषज, त्रिदोषज भेद के द्वारा रोगों की संख्या बढ़ जाती है। मुख्यतः ये 3 ही होते हैं। तो नाड़ी के द्वारा हम यही देखते हैं कि यह रोग जो है वात का है, पित्त का है या कफ का है। जैसे वातज रोगी है, अगर कोई वायु के प्रकृति वाले को गठिया का रोग हो जाता है तो वहाँ हम उसको कास्ट्राइल देते हैं, क्योंकि कास्ट्राइल जो है वातघन है। अगर कोई पित्त का रोगी है और उसको अगर दर्द हो जाता है, गठिया का इलाज करना हो, तो हम वहाँ उसको एविपति का चूर्ण देते हैं। क्योंकि प्रकृति के अनुसार हमें रोग का विवेचन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर पित्त प्रकृति वाले को गठिया का रोग हो गया और वहाँ उसने आपने कोई गर्म चीज़ दे दी, तो फिर वो क्या कहेगा, जी मुझे दवा ली थी उसका बैड इफेक्ट आ गया, ली थी दिल घबरा गया या फुंसी निकल गई, दस्त हो गए। इस तरह का जो दुष्प्रभाव होता है वो यही इसी कारण से आता है कि हम प्रकृति को नहीं जान पाते। अगर प्रकृति को जानते हो, इसलिए नाड़ी के द्वारा हम परीक्षण करते हैं कि यह जो रोगी आया है इसकी प्रकृति कौन सी है। उस प्रकृति के अनुसार उससे विपरीत जो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना आ सके। हम माइग्रेन का इलाज करते हैं, सदा के लिए माइग्रेन को दूर करते हैं 2 दिन के अंदर। लोगों का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए हमेशा के लिए भटकते रहते हैं, हम दूसरे दिन उसको ठीक कर देते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है। हम मोटापे को दूर करते हैं। मोटापे को हम मात्र 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन कम करते हैं, खूब घी खिला करके करते हैं। और शुगर का इलाज करते हैं, हम मीठा खिला करके शुगर को ठीक करते हैं और 4 से 6 महीने में सदा के लिए ठीक करते हैं जी। लेकिन करते हैं तब जब हमें उसकी प्रकृति का पता हो, क्योंकि जब तक प्रकृति का पता नहीं है कैसे इलाज कर पाएंगे। इसलिए नाड़ी के परीक्षण ही सबसे बेहतर है, क्योंकि जो आज का पैरामीटर्स बना हुआ है जो बताते हैं कि भाई बिलिरुबिन इसका बढ़ गया, आपके ब्लड के अंदर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल गया, लेकिन उसमें कोई और अन्य लक्षण नहीं मिल रहा कि पीलिया हो गया। हम नाड़ी देख करके उसकी गति देखते कि उसकी गति अगर सांप की तरह से तेज है तो इसका मतलब वातज पीलिया है उसको, और वातज पीलिया है तो उसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। पित्तज पीलिया है तो उसको ठीक कर सकते हैं, पांडु रोग है तो। लेकिन वे लोग प्रकृति को नहीं जान पाते, इसलिए सालों साल उसका इलाज करते रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाता। उसका इलाज करते करते अन्य रोग पैदा हो जाता है। इसलिए नाड़ी की जो विज्ञान है उससे ये तो संभव है कि आपके इलाज में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट आ जाए। इसलिए वैद्य के इलाज को ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार के दोष से रहित होता है, बशर्ते कि आपने औषधि का खुद निर्माण किया हो। अब औषधियाँ भी अगर आप बाज़ार की लेते हैं तो बाज़ार में पता नहीं कैसे उसने औषधि ली है, कब उसको उखाड़ा है, कब उसको बनाया है, बना करके कितना समय हो गया। आज जैसे कि रैपर लगा हुआ आता है कि एक्सपायरी डेट, एक चूर्ण पर एक्सपायरी डेट 1 साल की लिख दी गई। लेकिन जब आप घर में आटा पिसवाते हैं वह आटा 1 महीने में ख़राब हो जाता है।
तो वह चूर्ण जो फार्मेसी का पिसा हुआ है 1 साल तक कैसे चलेगा। इसलिए आज जो बाजार से औषधियाँ ली जा रही हैं, लेने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों को वो पूर्ण ज्ञान नहीं है कि कौन से समय पर औषधि लेनी चाहिए, कब उसका निर्माण करके कितने समय पर उसका प्रयोग करना चाहिए। हम अपनी औषधि खुद निर्माण करते हैं, इसलिए हम बाजार से औषधि नहीं लेते। हम बार बार यही कहते हैं कि भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित, दिव्य रसों से युक्त जिस औषधि का निर्माण हमने किया है, अगर आप उस औषधि का प्रयोग करते हैं तो हम शुगर को क्या, माइग्रेन, आपका डिस्क की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग उसके लिए सारा ज़िंदगी भटकते रहते हैं, ऑपरेशन तक करा लेते हैं, लेकिन उसकी डिस्क की समस्या दूर नहीं होती। घुटनों के रोगी के घुटनों का दर्द नहीं जाता, कोहनी में दर्द होगा तो कोहनी का दर्द नहीं जाता। उस दर्द का इलाज करते करते उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता है, उस अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज करते करते उसको एसिड बन जाता है, एसिड का इलाज करते करते बीपी बन जाता है, और एक दिन उस बीपी का इलाज करते करते उसको अटैक आ जाता है। ठीक कहाँ हुआ? ठीक तब होता जब वो बीपी वाले का इलाज करता, क्योंकि उसको प्रकृति नहीं पता था। उसने बगैर प्रकृति के जाने जिस इलाज का प्रयत्न किया, कुछ समय तक उसको रोक तो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। लेकिन वे व्यक्ति क्या करते हैं? धुएं को हटाने का प्रयत्न करते हैं, अग्नि को नहीं हटाते। जब तक आप अग्नि को नष्ट नहीं करेंगे, धुआं नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जब तक रोग के कारण को, रोग की प्रकृति को जाने बगैर उसका इलाज करेंगे, रोग दूर नहीं हो सकता। रोग के कारण को जान लीजिए, उसकी प्रकृति को जान लीजिए, रोग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। इसलिए हम माइग्रेन का इलाज करते हैं, सर्वाइकल का इलाज करते हैं, मोटापे का, अल्सरेटिव कोलाइटिस का, कैंसर, चाहे बोन कैंसर हो, आपका ब्रेन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर या किडनी फेल्यूर की कोई समस्या हो, तो उसको साधारण ढंग से, क्योंकि छोटे छोटे रोग हैं जी, इन छोटे छोटे रोगों का जब गलत ढंग से इलाज किया जाता है तो वो बड़ा बन जाता है। जैसे आपको खांसी हुई, आप डॉक्टर साहब के पास चले गए, उसने आपको एंटीबायोटिक्स दे दिया, खांसी को सुखा दिया। कुछ दिन बाद फिर खांसी हुई, फिर आपके कफ को सुखा दिया। इस तरह से ये कफ एक दमे का रूप धारण कर लेगा। आपको कह देंगे जी आपको तो अस्थमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा बन गया। उस अस्थमे का इलाज भी उन्होंने पंप दिए, टैबलेट्स दिए, उसके बाद पता चला कि आपको तो फेफड़े की टीबी हो गई है। उस फेफड़े की टीबी का इलाज करते करते पता चला कि आधा फेफड़ा, लंग्स जो आपका गल चुका है, कैंसर हो गया है, क्योंकि उनका तरीका गलत था। आयुर्वेद क्या कहता है? आपको खांसी हुई, खांसी का मतलब कफ बना। कफ कब बनता है? जब आपको खाया हुआ हजम नहीं होता। जब खाया हुआ हजम नहीं होता, उससे कफ बनता है। उस कफ का अगर हम निकाल देते और नया कफ नहीं बनने देते तो आपकी खांसी ठीक हो जाती। तो वैद्य जी, अगर किसी को हो चुकी है ये खांसी, बहुत पुरानी खांसी है या फिर दमा है, नज़ला है, तो क्या उसका उपचार किया जा सकता है? उसको पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर तो मेडिकल देते हैं, दवाई देते हैं, बहुत सारी दवाई देते हैं, इसके लिए न जाने कौन कौन से चेकअप करवाते हैं, उसके बाद भी रोगी को पूर्ण रूप से दमे से, नज़ले से छुटकारा नहीं मिल पाता है, ताउम्र वो दवाइयों के ऊपर ही रहता है। तो क्या आयुर्वेद के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, वे लोग तो स्पष्ट कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, दमा कभी ठीक नहीं होता जी। लेकिन हम कहते हैं कि दमा तो सदा के लिए जाता है। कैसे? दमा क्या है? कफ की रोग है जी। आपका कफ का बंद कर देते हैं तो आपका ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा गया कफ का अगर नष्ट करना है तो शहद का प्रयोग कीजिए जी। कफ वमनात्, अगर आपका कफ बना हुआ है तो उल्टी लगा दीजिए। उल्टी के लिए आप आके की दूध 1 बूंद को अगर सुबह सुबह खाली पेट पतासे में डालकर प्रयोग कर लेते हैं और घर आकर के उसको गर्म पानी में नमक डाल करके वोमिट कर देते हैं तो दमा सदा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि कफ जो बना हुआ था वो निकल गया। और शहद पिला करके आपके डाइजेशन को मजबूत कर दिया, आगे कफ बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक कफ नहीं बनेगा दमा नहीं बन सकता। और कफ कब बनता है? जब आपका डाइजेशन कमज़ोर है। हम आपके अगर डाइजेशन सिस्टम को मजबूत कर देते हैं तो आपका दमा बन जाएगा। अब डाइजेशन को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने जो नॉलेज लिया है उसके अंदर क्या है? नमक खिलाते हैं। नमक कौन सा लिया गया? कोई टाटा का नमक है, कोई अन्य नमक है। वे सभी नमक आपके एसिड को बढ़ा करके एसिडिटी बढ़ा देते हैं, पीपी को हाई कर देते हैं। या फिर आपने किसी केमिकल का प्रयोग करके अनारदाना वगैरह, टाटरी वगैरह डाल करके उसका प्रयोग, उससे भी आपकी जलन बढ़ती है, डाइजेशन आपका कमज़ोर होगा। क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि जो सैंधव नमक है, जिसको लाहौरी नमक बोलते हैं, यह नमक न तो पित्त को बढ़ाता है, न बीपी को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव भी है, ठंडा भी है, नेत्र ज्योति को भी ठीक करता है और आपकी डाइजेशन को भी ठीक कर देता है। तो हम त्रिकुटी में सेंधा नमक मिला करके उसका प्रयोग कर देते हैं। फिर जो मुनक्का है,
जिसको मुनक्का दाग कहते हैं, जो बड़ी बीज वाली होती है, छोटे तो किशमिश होते हैं, मुनक्का। अगर मुनक्का को तवे पर भून करके उसमें आप इसका लगा करके प्रयोग करते हैं तो वैसा ही काम करेगी जैसा कि आपने पंप लेकर के अपने मन में शांति की। क्योंकि पंप से क्या होता है, जो आपकी टैबलेट्स बाजार की आ रही हैं उनमें क्या है, वे आपके ब्रोंको डायलेटर है, आपके फेफड़ों की नसों को चौड़ा कर देते हैं जिससे कफ जा करके अंदर जम जाए। जब कफ अंदर जा करके फेफड़ों में इकट्ठा होता रहेगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब रोग से लड़ने की ताकत आपकी कम हो गई। जब रोग से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी तो कफ जैसे रोग को आप कैसे दूर करेंगे। ये तो तभी हो सकता है जब आपकी रोग से लड़ने की ताकत अच्छी हो, और वो रोग से लड़ने की ताकत जब अच्छी होती जब आप अपने पेट को साफ कर लेते, अग्नि को तेज कर लेते। पेट को साफ करने के लिए घी खाना चाहिए। आपके डॉक्टर्स ने आपको कह दिया घी खाएंगे कफ बढ़ेगा, दमा बढ़ेगा, आप मर जाएंगे। आप चाय पीते रहिए, चाय से खुश्की आ गई, खुश्की आने से आंतें कमज़ोर हो गई। जब आंतें कमज़ोर होगी तो कफ बनेगा, क्योंकि आंतें अगर ताकतवर हैं कफ का बनना बंद कर देगी। आप दूध नहीं पिएंगे, वो कहते हैं कि दूध पिया तो आपका कफ बनेगा। हम कहते हैं दूध आपका कफ निस्सारक है। अंदर जो कफ जिसको वो पंप के द्वारा औषधि के द्वारा फेफड़ों के अंदर जमा करते जा रहे हैं ब्रोंकोडायलेटर औषधियाँ दे करके, यह दूध अगर आप पी लेते हैं तो यह दूध आपके फेफड़े के अंदर कफ को ना भेज करके यह आपके मुख के द्वारा बाहर निकाल देगा जी। तो आप घबराने लग जाते हैं कि दूध पीने से तो कफ बन गया जी। तो ये भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां किन्होंने पैदा की? एलोपैथी वालों, क्योंकि आयुर्वेद वालों ने पूरा ज्ञान है। उनकी मूर्खता ये रही कि उन्होंने आयुर्वेद का पूरा अध्ययन नहीं किया, और जिन्होंने अध्ययन किया उनके पास साधन नहीं जुटे जी। तो बगैर साधन के जो बीएमएस किए हुए व्यक्ति हैं, हमारे जो साथी हैं, आज वो मॉडर्न की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा नहीं और मॉडर्न वालों को ये पढ़ाया नहीं गया। इसलिए आज जो चिकित्सा पद्धति चली हुई है उसमें प्रत्येक व्यक्ति रोगी बनता जा रहा है। और हम दमे को सदा के लिए ठीक करते हैं, दवा देते हैं, सदा के लिए दमे को ठीक करते हैं। 1.5-2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में सदा के लिए दमे को दूर करके आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं जी। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी ये दवा पाना चाहते हैं और दमे और नज़ले से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप इस दवा को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और अपने दवा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना। ब्रेक के बाद नाड़ी वैद्य कायाकल्प में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य जी। वैद्य जी, अब हम हमारे दर्शकों के मेल लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनको ये साधारण बीमारियों को बताने के अलावा वो जिन बीमारियों से, जिन रोगों से जूझ रहे हैं उनका भी निदान करें। और वैद्य जी, हमारा आज का ये पहला मेल है स्वर्णा जी का। ये कहती हैं, वैद्य जी, मेरे हाथ और पैर में छोटे छोटे दाने हो गए हैं, जिनके ऊपर और नीचे काले घेरे भी हैं। मैं इस परेशानी का काफ़ी इलाज भी करा चुकी हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। कृपया आप कुछ सुझाव दीजिए। मैं हमेशा आपका कार्यक्रम देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप बहुत ही आसान से उपाय बताकर लोगों को उनके रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, तो मेरे भी इस समस्या का समाधान कीजिए। त्वचा पर कहीं भी निशान हो जाना, काले निशान पड़ना, खुजली होना या गांठें सी बन जाना, त्वचागत रक्तगत पित्त के कारण हो जाता। जब गर्मी की अधिकता आपके पित्त के अंदर आ जाती है तब हो जाता है। आयुर्वेद कहता है पित्त विरेचनात्, अगर गर्मी बढ़ गई है तो दस्त लगा दीजिए, तो पेट को साफ कर लीजिए। अगर आप मोटे पतले हैं, मोटे व्यक्ति हैं तो कास्ट ऑयल से अपना पेट साफ कर लीजिए। अगर आप पतले हैं और पित्त अधिक बनता है तो आप एविपति करचूर्ण रात को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ प्रयोग कीजिए, उसके साथ ठीक हो जाएंगे। और अगर आप न पतले हैं न मोटे हैं, बीच के आप एक हरे बदन के स्वस्थ प्राणी हैं, तो आपको बादाम का तेल पी करके अपना पेट साफ कर लेना चाहिए। शीशम के 7 पत्ते ले लीजिए और 7 पत्ते नीम के ले लीजिए, हाथ से रगड़ करके शीशे के गिलास में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठते उस पानी को पी जाइए। जो शरीर की बढ़ी हुई गर्मी है
उसको, क्योंकि शीशम जो है रक्त शोधक है और नीम जो है वो वयस्थापक है और साथ में पित्तघन भी है जो आपकी गर्मी को नष्ट करता है, वयस्थापक है जो आपकी आयु को बढ़ाता है। इस तरह से नीम और शीशम का जो संयोग है यह आपकी बढ़ी हुई गर्मी को कम करके त्वचा पर रक्त का नव निर्माण करके, क्योंकि रक्त शोधक का भी काम होता है नीम का। लेकिन अगर नीम को अगर आप कच्चा प्रयोग करते हैं तो ये गर्म करता है। शीशा ले लीजिए जिसमें आप मुख देखते हैं, अपनी जीभ को निकाल करके देखिए। अगर आपकी जीभ मोटी है, सफ़ेद है, मल जमा हुआ है, रात को आपने बर्फ़ दिखाई देती है, श्वेत वस्त्र दिखाई देते हैं, तो समझिए आपकी कफ प्रकृति है। अगर आपकी जीभ पतली है, लाल रंग की है, रात्रि में आपको लाल कपड़े दिखाई देते हैं, अग्नि दिखाई देती है, लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है, तो इसका मतलब समझिए आपकी पित्त की प्रकृति है। और अगर आपकी वायु की प्रकृति है तो आपके बाल रूखे रूखे रहेंगे, शरीर आपका शुष्क रहेगा, आपकी रात भर जो है करवटें बदलते रहेंगे, रात को आप सवारी करते हुए मिलेंगे, कहीं घुड़सवारी से कहीं पहाड़ के ऊपर से गिरना देखेंगे। इस तरह के अगर आपको स्वप्न दिखाई देते हैं तो आप वायु की प्रकृति है। तो प्रकृति के अनुसार रोग विशेष का इलाज करना चाहिए। नहीं तो संभव हो सके तो एक बार रोहतक में अवश्य आइए। रोहतक में हुड्डा सेक्टर 1 1051 में आकर के अपनी खाली पेट नाड़ी दिखाकर अपनी प्रकृति का ज्ञान कर लीजिए और प्रकृति का ज्ञान होने के पश्चात आप ठीक हो जाएंगे जी। जैसे बहुत से व्यक्तियों ने गौमूत्र का प्रयोग किया, किसी ने प्रयोग किया उसका मोटापा कम हो गया, लेकिन जो पतले व्यक्ति थे उन्होंने गौमूत्र का प्रयोग किया, उनको बवासीर हो गई। क्योंकि पित्त प्रकृति वाले ने जब पित्त का प्रयोग किया तो खूनी बवासीर हो गई। कफ प्रकृति वाले ने अगर पित्त की चीज़ का प्रयोग किया तो उसका मोटापा कम हो गया। और वायु प्रकृति वाले ने जब पित्त का प्रयोग किया तो मोटे मोटे फोड़े निकल गए। तो प्रकृति विशेष के अनुसार औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए नाड़ी वैद्य की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वो प्रकृति जानते थे। और जो नहीं जानते हैं तो तुक्के वाली बात होती है, किसी को लग गई और किसी को नहीं लगी। जिसको लग गई वो बहुत अच्छा कहेंगे, जिसको नहीं लगी वो गाली बकेंगे। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रकृति के अनुसार रोग का इलाज कीजिए और आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, कहीं आप भी एक रोग का इलाज कराने जा रहे हैं और पता चले कि किसी दूसरे रोग का शिकार हो गए, जैसा कि वैद्य जी ने अभी बताया कि आपकी प्रकृति के अनुसार आपको अपने रोग का निदान करवाना चाहिए, तो मैं तो कहूँगी कि आपको एक बार गुरुजी के यहाँ जाकर रोहतक में आपको अपनी नाड़ी दिखा ही लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कौन सी प्रकृति है और आपको किस तरह से अपने रोग से निदान पाना चाहिए। वैद्य जी, जैसा कि आपने बताया इस रसायन के बारे में कि अगर आप संपूर्ण तरह से रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार इस रसायन का प्रयोग कीजिए। तो क्या ये रसायन बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि रसायन उसी को कहते हैं जो किसी भी अवस्था के किसी भी बल के रोगी को दुष्प्रभाव ना डाले। तो क्या इसको सभी लोगों को समान मात्रा में लेना होता है या बच्चों, जवानों, बूढ़ों के लिए कोई अलग अलग मात्रा है कि किन्हें कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए? देखिए, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की जो मात्रा होती है व्यक्ति विशेष के बल के अनुसार होती है जी। अगर आपका सामर्थ्य 10 रोटी खाने का है आप 10 खा सकते हैं, किसी का सामर्थ्य 1 रोटी का 1 खाएंगे। अगर आयुर्वेद की कोई औषधि ज़्यादा खाई जाती है उससे या तो उल्टी हो जाएगी या दस्त लग जाएंगे। अगर आपको ऐसा होता है मात्रा कम कर लीजिए, और ऐसा नहीं होता आपको, क्योंकि किसी भी औषधि का या आहार का प्रयोग करने से आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आती है तो समझो आपके लिए वो मात्रा ठीक है। अगर आपके अंदर सुस्ती आती है तो समझो मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसको अपने अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर भी वैद्य जी, इसको लेने का कोई सही तरीका, सही समय कुछ तो होता होगा? देखिए, इसका समय आप चाहे भोजन के बीच में ले लीजिए, चाहे भोजन के बाद लीजिए, चाहे दोपहर में लीजिए। शास्त्रों में जो दिया गया है इसका समय है आधा, इसका जो मात्रा है वह है आधा ग्राम। पुरुष के लिए, युवा पुरुष आधा ग्राम प्रयोग कर सकता है, बच्चे के लिए 1/4 ग्राम प्रयोग करा देते हैं और बूढ़ा व्यक्ति भी आधा ग्राम प्रयोग करेगा। लेकिन इसके बाद भी कई बार बच्चों को हम 1 ग्राम तक खिला देते हैं। जिन छोटे बच्चों को थैलीसीमिया हो गया है या जिन छोटे बच्चों को व्हीट एलर्जी हो गई है हम उनका इलाज करते हैं, तो वहाँ हम यह रसायन उन बच्चों को 1 ग्राम तक खिला देते हैं, क्योंकि शरीर में आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को पूरी करके वह रसायन व्हीट एलर्जी के बच्चों को सदा के लिए मुक्त कर देता है। और जिन छोटे बच्चों में बाई बर्थ निमोनिया हो गया या जिनको प्रमेह रोग हो गया है, जिनको इंसुलिन लगता है, उनमें भी हम इसकी मात्रा ज़्यादा देते हैं, 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक चली जाती है। क्योंकि वहाँ व्यक्ति विशेष के अनुसार, बल के अनुसार, रोग के अनुसार अलग अलग उनकी मात्राएँ होती हैं। ये सभी मात्राएँ अगर आप हमारी शाखाओं से लेते हैं तो वहाँ पर मिल जाएंगी, वो बता देंगे आपको। या टीवी पर आप रोज़ाना प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करके हर बार ये कहीं न कहीं आपको अवश्य जवाब मिल जाएगा। या फिर कोरियर से जब आप इसको मंगाएंगे
तो कोरियर से भी आपके घर पर पहुंच जाएगी, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। जी भाइयों, दमा, नज़ला, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनको ठीक करने के लिए इंसान ताउम्र दवाइयां लेता लेता थक जाता है। और यहाँ पर जैसा कि आप सब ने भी अभी सुना कि वैद्य जी का कहना है कि अगर आप दवाइयां ले लेकर थक गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक बार इस रसायन को भी लेकर देखिए, क्योंकि वैद्य जी का कहना है कि जब आप इस रसायन को लेकर देखेंगे, उनकी गारंटी है कि जब आप इस रसायन को लेंगे तो आपको आपके रोग से ज़रूर मुक्ति मिलेगी। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं? मैं तो कहूँगी कि अभी के अभी फ़ोन उठाइए और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कीजिए और इस रसायन को अभी ऑर्डर कीजिए ताकि आप पूर्णतः स्वस्थ जीवन बिता सकें। वैद्य जी, हमारा अगला मेल है, विजय जी हैं। वैद्य जी, मैं आपका कार्यक्रम टीवी पर देखता हूँ। वैद्य जी, मुझे क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम की शिकायत है, काफ़ी थका थका सा महसूस करता हूँ, कृपया कोई दवाई बताएं या फिर कोई घरेलू उपाय बताएं। आयुर्वेद में इसको आमवात के रूप में माना जाता है। जब शरीर के अंदर वायु का प्रवाहन ठीक ढंग से नहीं होता, शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, किसी काम में इच्छा नहीं होती, डिप्रेशन तक ये आदमी चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने डाइजेशन को तेज करना चाहिए, पेट को साफ कर लेना चाहिए। पेट साफ करने के लिए कास्टर ऑयल का प्रयोग, पंचसाकार चूर्ण का प्रयोग, या अग्नि को तेज करने के लिए भोजन के बीच में हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग, या लवण भास्कर चूर्ण को घी के साथ मिला करके भोजन के बीच में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा और आप चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जी, और वैद्य जी, हमारा ये आज का मेल है, राघव जी हैं। वैद्य जी, मुझे हेपेटाइटिस बी है, क्या आप इसका कोई सटीक इलाज सुझा सकते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस बी के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आप 1 कप दूध में आधा कप गौमूत्र डाल करके रोज़ाना प्रयोग करते हैं तो आपका हेपेटाइटिस बी भी और सी भी ठीक हो जाता है। यह सफ़ेद साँठी आती है, पुनर्नवाह, यह 3 प्रकार की है। एक में हरा रंग या लाल रंग होता है, दूसरी का रंग सफ़ेद होता है लेकिन उसमें कांटे होते हैं, तीसरे में सफ़ेद रंग होता है, कांटे नहीं होते, उसको सही श्वेत पुनर्नवा कहते हैं। अगर वह श्वेत पुनर्नवा आपको मिल जाती है तो 5 ग्राम घोट करके रोज़ाना पी जाइए, आपका हेपेटाइटिस बी ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको दुर्लभ समझते हैं तो हमने कोर्स की योजना शुरू की है। आप 20,000 रुपये जमा करा करके 1 महीने में वो कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सभी घरेलू औषधियों का ज्ञान करा देंगे। जो जड़ी बूटियाँ आपके इर्द गिर्द होती हैं सब आपको नॉलेज हो जाएगा और प्रत्येक रोग का आपको ज्ञान करा देंगे, जो उनका घरेलू इलाज आप सीख जाएंगे। खांसी में क्या खाना चाहिए, दस्त लग गई तो क्या लेना चाहिए, वो सभी चीज़ें आप उसको सीख जाएंगे। हमने वेबसाइट बनाई है नाड़ीवैद्यकायाकल्प.com के नाम से, आप उस वेबसाइट पर जाकर के पूरा इसका विवरण देख सकते हैं। वहाँ घर बैठे आप एक नाड़ी वैद्य बन सकते हैं। नहीं तो हमने 3 साल का एक डिप्लोमा शुरू किया है जिसमें हम पूर्ण रूप से आपको नाड़ी वैद्य बनाएंगे। नेट के द्वारा आप उसका प्रयोग करेंगे और घर बैठे आप एक ऐसे नाड़ी वैद्य बन जाएंगे कि कोई आज का सर्जन भी आपकी बराबरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान होगा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, ज्योतिष, इसका एक पूर्ण और गहन ज्ञान होगा, जिससे लोग आपको बहका नहीं सकें, लोग आपको गलत इलाज ना कर सकें, उनके इलाज की वजह से जो आप रोगों का घर बनते जा रहे हैं आप उससे बच सकें। इसके लिए हमने ये योजना शुरू करी है। आप उसमें अपना प्रयोग करके, उसमें अपना नाम दर्ज करा करके अपने आप को एक नाड़ी वैद्य तैयार कर सकते हैं। जो विधा आज नष्ट हो रही है उस विधा को पुनर्जीवित करके भारत के गौरव को आप बढ़ा सकते हैं। जी, आप खुद भी एक वैद्य बन सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। वैद्य जी, अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमेशा की तरह आप हमारे भाइयों और बहनों को एक महत्वपूर्ण सा, अच्छा सा, सरल सा टिप दें जिससे कि वो नज़ले, दमा, खांसी आदि बीमारियों से मुक्ति पा सकें। देखिए, नज़ले के रोगी को रोज़ाना शाम को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके नाक के अंदर सूंघना चाहिए। वो इतना नाक में जाए कि मुँह नहीं जाना पाए, वापस नाक से ही बाहर आ जाए। इस तरह से 6-7 बार करके नाक में सरसों का तेल डाल लीजिए। सप्ताह में 2 बार आप गेहूं के आटे का हलवा बना लीजिए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल करके, जो जच्चा वाला हलवा बोलते हैं ना, अच्छे घी का हलवा डाल करके बनाइए। उस थोड़े से हलवे को खा करके बगैर दूध की नींबू की चाय पी लीजिए। इस तरह से आपका नज़ला और दमा ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को अगर नज़ला खांसी हो जाता है तो उनकी रोटी के अंदर आलू भर करके थोड़ी सी अजवाइन डाल करके वह बगैर घी में सेके हुए बना दीजिए और उनको खिला दीजिए। उनका नज़ला भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगी, दमा भी ठीक हो जाएगा। और आपका दमा जो कहते हैं दम के साथ जाता है,
उस दम के साथ के दमे को नष्ट करने के लिए हमने जिस रसायन का निर्माण किया है, महाभारत में जिसने भीम ने प्रयोग किया था, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया, उसी रसायन का प्रयोग करके आप दमे का दम निकाल सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ये तो वैद्य जी आपने बहुत ही आसान सा उपाय बताया और आप हमेशा की तरह अपना कीमती समय निकाल कर आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि वो किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। भाइयों और बहनों, तो देखा आपने वैद्य जी ने हमेशा की तरह किस तरह से बहुत से सरल से उपाय बताकर हमें रोगों से मुक्त रहने के जो हैं तरीके बताए हैं। और इसके साथ साथ बहनों, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो वैद्य जी ने बहुत ही आसान सा तरीका बताया। अगर आपके बच्चों को या फिर आपके पति को या आपके घर में किसी और को दमा या खांसी या नज़ला हो गया है तो बहुत ही आसान से उपाय बताए हैं। बच्चों के लिए तो बच्चे आलू के पराठे जो है खास करके पसंद करते हैं, तो बहुत ही आसान सा उपाय था ये कि उन्हें अजवाइन वाली आलू वाली रोटी आप खिलाएं तो बच्चों को जो है नज़ले और खांसी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे से आसान से उपाय हम आपको हमेशा की तरह फिर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कल इसी समय इसी जगह पर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वैद्य जी से आप रोज़ाना मिल सकते हैं रोहतक में सुबह 5 बजे से 12 बजे तक, नज़दीक दिल्ली बाईपास हुडा सेक्टर 1 की पुलिया के सामने ही यामाहा शोरूम के साथ, रोज़ाना सुबह 5 बजे से 12 बजे तक। और दिल्ली नांगलोई में नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे ही पार्किंग के साथ मेट्रो बाज़ार में शाम 1 बजे से 5 बजे तक। एडवांस बुकिंग के लिए आप फ़ोन कीजिए 8595299299 7428299299 9555560044। वैद्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब पर नाड़ी वैद्य कायाकल्प के, और वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाइए naadivaid.org।